चार देवरानियों के आने से पहले रसोई और बाद में पार्ट 2। माँ, अब मुझे माधुरी छोड़कर चली जाएगी। वो मेरे साथ नहीं रहेगी। अब मुझे पता है वो मेरा साथ छोड़ देगी। पर आखिर हुआ क्या है? ऐसे क्यों बोल रहा है? माँ, मुझे कुछ दिन से कुछ परेशानी हो रही थी, तो मैं डॉक्टर से अपने सारे टेस्ट करवाए तो पता चला कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता। दुख मुझे इस बात का नहीं है, मुझे तो दुख इस बात का है कि ये बात माधुरी को पता चलेगी तो वो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि हर औरत का सपना होता है माँ बनना शादी के बाद। लेकिन अगर ये सपना ही मैं उसका पूरा नहीं कर पाऊंगा तो मेरे साथ क्यों रहेगी। दरवाजे पर खड़ी माधुरी सारी बातें सुन लेती है और भागते हुए अंदर आती है और कहती है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मेरे लिए पहले आप हो, बच्चा बाद में है। जब इस घर में इतने जुल्म मैंने सह लिए हैं सिर्फ आपके साथ रहने के लिए, तो क्या मैं इतनी सी बात नहीं सह सकती? बहू, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे साथ आज तक क्या क्या नहीं करी हूँ। मैंने तुझे बदला लेने के लिए तेरी पूरी नई नई शादी वाली जिंदगी रसोई में झोंक दी। मुझे लगता था मैं तुझे रसोई में गुलाम की तरह रखूंगी, लेकिन इतना करने के बाद भी आज तू मेरे बेटे का साथ नहीं छोड़ रही है। तू बहुत अच्छी है। मैंने तुझे हमेशा गलत समझा। मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप सिर्फ मेरी सास नहीं, मेरी माँ की सहेली भी हैं। तो आप भी मेरी माँ ही हुई। बस ऐसे ही मुझसे हमेशा प्यार करना। ये सारी बातें बाहर चारों देवरानियां खड़े होकर सुन रही थीं और खुश हो रही थीं। तभी विचारों अंदर आते हैं और कहती हैं, देखा माँ जी, आपकी माधुरी बहू कितनी अच्छी है। वो हम चारों पैसे वाली बहू से भी बहुत ज्यादा अमीर है, क्योंकि वो दिल से अमीर है। तो क्या ख्याल है माँ जी, क्या अभी सिर्फ माधुरी भाभी ही किचन में काम करेंगी? अरे नहीं नहीं, तुम चारों मिलकर पूरी रसोई और इस घर को संभालना। मैं अब किसी भी मामले में नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम पांचों ही बहुत समझदार हो। पांचों बहुएं सास के गले लग जाती हैं। आज के दिन माधुरी को वो खुशी मिल गई थी जिसको वो सालों से ढूंढती थी। माधुरी, तुम जानती भी नहीं हो कि आज तुमने क्या काम किया है। सच में आपके साथ ही मैं खुश हूँ। दुनिया की कोई भी चीज मेरे लिए आपके साथ से ज्यादा मायने नहीं रखती। हाय, ये प्यार किसी की नजर ना लगे बस। मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ अपने बर्ताव पर, लेकिन बस अब नहीं। अब तो मैं अपनी बहू को रानी बनाकर रखूंगी। प्रांशु, जा बेटा, माधुरी को कमरे में लेकर चला जा। वो थकी हुई है। और बहू, आराम से सुबह को तो 10 बजे सोकर उठना। कोई जरूरत नहीं है 5 बजे से जागने की। जी माँ जी। माधुरी प्रांशु के साथ कमरे में चली जाती है। अभी वो कमरे में गई ही थी कि उसकी चाची सास उसकी दोनों नंद के साथ उसके कमरे में दूध और कुछ खाने की चीजें लेकर आई। हाँ भाई, कहाँ है बहू रानी? अरे चाची जी, आप पागल, घबराती क्यों है? ये ले दूध लाई हूँ और कुछ ये फल है। मोहिनी और पायल, दो अपनी भाभी को। ये लो भाभी, खा लो। ये भी खा ली ना भाभी? अरे सबकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी भाभी। हम लोग तो जानते भी नहीं थे कि आप भैया से इतना प्यार करती हैं। जिस घर में आपको सम्मान नहीं मिला, वहाँ इतना बड़ा खुलासा हो जाने के बाद भी आप ठहरी हैं। सच में? रागिनी की बात को सुनकर माधुरी थोड़ा सा मुस्कुराई। जो नंद कल तक उसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं कर रही थी, आज वो उसका गुणगान कर रही थी। ऐसे ही उन्होंने माधुरी को सामान दिया, जिसको खा पीकर माधुरी सो गई। अगली सुबह 10 बजे उसे उसकी सास जगाने को आई। बहू, मेरी बच्ची माधुरी, उठ जा। माँ जी, आप, मुझे देर हो गई क्या? आपकी चाय? ठहर जा, बन जाएगी चाय भी। अब तू पहले की तरह नहीं है, समझ आया? आयुषी बहू और कायरा बहू, चलो मेरी बहू को अच्छे से तैयार करके नीचे लाओ। लगना चाहिए कि मेरे घर की बहू है। चिंता नहीं कीजिए माँ जी, आपके घर की बहू अलग से ही चमकेगी। चलो भाभी उठो, हम आपको तैयार करते हैं। कायरा की बात को सुनकर माधुरी बिस्तर से उठ गई। दोनों बहुएं उसके लिए कपड़े और गहने लेकर खड़ी हुई थी। माधुरी के उठ जाने के बाद दोनों देवरानियों ने उसको तैयार करना शुरू किया। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये वही जगह है जहाँ पर मैं सालों से थी। हाँ, क्योंकि यहाँ अब बहुत बदलाव है। अच्छा भाभी, ये वाले झुमके पहनेंगी या ये वाले? नहीं नहीं, मैं झुमके नहीं पहनूंगी। माँ जी ने कहा था कि उनकी बहू को ऐसे तैयार कर दें कि अलग ही दिखाई दे। अब जल्दी से ये वाले झुमके पहन लीजिए, बाकी की साड़ी हम बंधवा देंगे। बहुओं ने मिलकर माधुरी का श्रृंगार किया, उसके बाल बनाए और उसकी साड़ी भी बांधी। माधुरी, जो कल तक फटे पुराने कपड़ों में रहती थी, आज उसके तन पर अच्छे कपड़े थे और देखने से ही लग रहा था कि वो उस घर की बड़ी बहू है। तैयार होकर माधुरी नीचे आई, जहाँ पर हाय, मेरी बहू किसी की नजर ना लग जाए। अरे, अब लग रही है ना कि इस घर की बड़ी बहू है। बहू आजा, बैठ जा, नाश्ता तैयार है। हर्षिका और वेदांशी ने बना दिया था। चलो मिलकर नाश्ता करते हैं। भाभी को तो मैं अपने पास बैठाऊंगी।
नहीं, ये मेरे पास बैठेंगी। अरे तुम दोनों ही भाभी को अपने बीच में बिठा लो ना। चल आजा बहू, तेरा ही इंतजार हो रहा था। हम सभी नाश्ता करते हैं। जी, आज तो मुझे लग ही नहीं रहा कि मुझे इस घर में कभी कुछ दर्द भी देखने पड़े थे। माधुरी क्या हुआ, तुम बैठ क्यों नहीं रही हो? कुछ नहीं प्रांशु जी। अरे देखो, कोई बुरा नहीं मानेगा। जिस दिन से मेरी और माधुरी की शादी हुई है हमने कभी बैठकर नहीं खाया, इसलिए आज हम सब एक साथ खाना खाएंगे। आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है ना? अरे भाई, हमें क्यों पाप में गिरवाना चाहते हैं? हमें क्यों भला आप लोगों के साथ बैठकर खाने में कोई दिक्कत होगी? आप भी ना भाई। अरे आ जाओ माधुरी। माधुरी शर्माते हुए प्रांशु की साइड में जाकर बैठ गई। अभी वो बैठी ही थी कि वृंदा खड़ी हुई और मैं अपनी बहू की प्लेट में खाना निकालूंगी। बहू चल अच्छे से खाना खा। हाँ, ये ले। और कुछ दूं क्या? नहीं नहीं माँ जी, आप क्यों ऐसे कर रही हैं? मुझे तो शर्म सी आ रही है। जैसी बहू मुझे मिली है ना, ये सब मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था, लेकिन चल, जब जागो तभी सवेरा। अरे खाना। ये मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा हंसी पल है। माधुरी की आंखों में नमी थी। उसने सभी के साथ खुशी खुशी खाना खाया, जिसके बाद वो टेबल को साफ करने लगी। अरे बहू, तुम्हारी भाभी अकेले ही सफाई कर रही है, चलो तुम भी उसके साथ साफ सफाई करवाओ। जी जी माँ जी। चलो भाभी, साथ मिलकर करते हैं ना। हाँ, ऐसे ही घर में मिलजुल कर रहा करो। सभी माधुरी पर काफी ध्यान दे रहे थे। ऐसे उसने टेबल साफ करने के बाद बर्तन साफ करने का मन बनाया। माधुरी रसोई में आ गई थी कि तभी पीछे से वृंदा आई। मेरी बच्ची, तू रसोई में क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस सोचा कि ये बर्तन साफ कर दूं। क्यों बेटा, तुझसे किसी ने कहा था क्या कि तू इन्हें साफ कर? बोल। नहीं नहीं, किसी ने नहीं कहा। वो तो बस मेरा ही दिल सा नहीं लग रहा था। अच्छा ठीक है, तेरा दिल नहीं लग रहा है तो तू साफ कर ले, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, तू थक जाएगी। रुक, मैं तेरी देवरानियों को भेजती हूँ, वो तेरे साथ लग जाएंगी। वृंदा ने ऐसे बोलकर हर्षिका, कायरा, आरुषि और वेदांशी चारों को रसोई में भेज दिया, जिन्होंने माधुरी का काम में हाथ बटाना शुरू किया। हर्षिका माधुरी के साथ बर्तन साफ करवा रही थी। वेदांशी और कायरा दोनों रसोई साफ कर रही थी और आरुषि उनकी ही मदद कर रही थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी देवरानियों के आने से पहले की रसोई इतनी सूनी और बाद की ऐसी रोशन हो जाएगी। सच में तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। तुम्हारी वजह से शायद मेरी जिंदगी में बहार आ गई। अरे भाभी, बस आप भी ना, ये सब आप डिजर्व करती हो। हमने कुछ नहीं किया, अब बस आपको आपकी सही अहमियत पता चल रही है। बातों ही बातों में रसोई के सभी काम खत्म हो गए। बहुओं को पता भी नहीं चला कि उन्होंने कब सभी कामों को खत्म कर दिया था। ऐसी खुशी खुशी माधुरी का अपने ससुराल में पूरा दिन गुजरा। एक हफ्ते में माधुरी की जिंदगी में खूब खुशियां आई थी। अभी सब ठीक ही चल रहा था। ऐसे ही आज के दिन माधुरी को उसकी सास वृंदा ने अकेले में अपने कमरे में बुलाया। बहू तो आ गई? हाँ माँ जी, बताइए, कुछ काम था क्या? हाँ, काम तो है और बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है। ये ले, ये है काम। ये क्या माँ जी, ये तो आपका है ना? मेरा था, लेकिन अब ये तेरा है, रख ले। पता है बहू, ये हमारा खानदानी हार है। अगर आज इसकी कीमत की ना तो कई लाख निकलेगी। ये बहुत ही ज्यादा पुश्तैनी है और ये हार उस बहू को मिलता है जो कि इसके लायक होती है। मैंने अपनी 5 बहुओं को देखा परखा, लेकिन किसी के अंदर वो बात नजर नहीं आई जो कि मैं उन्हें ये हार दे देती। लेकिन वो बात बस मुझे तेरे अंदर ही दिखाई दी बहू। सच में आज से तेरी अमानत है, इसे संभाल कर रखना। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि माँ जी आप मुझे इसके लायक समझती हैं। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि मैं ये तुझे दूंगी, लेकिन बस नियति का खेल देख, भगवान ने मेरी आंखों पर से पर्दा हटाया और मुझे सब साफ साफ नजर आने लगा। इस हार की असली हकदार तू है बहू। माधुरी ने खुशी से वृंदा से हार लिया और वो अपने कमरे में आ गई। माधुरी को आज की खुशी का अंदाजा भी नहीं हो रहा था। वो खुशी से अपने कमरे में घूमने लगी तो वहीं दूसरी तरफ उसकी देवरानियां छत पर थीं। वैसे क्या दाव खेला है ना हम लोगों ने, एक झूठ से भाभी की जिंदगी ही बदल डाली। वैसे मेरी माँ कहती है कि एक झूठ अगर किसी की जिंदगी बचा देना तो वो 1000 सच से बेहतर होता है। और जेठ जी ने क्या एक्टिंग की भाई, मैं तो उनके आंसुओं को सच ही समझ बैठी थी। खैर, हमारे झूठ से भाभी की जिंदगी में बहार आ गई तो हमें और क्या ही चाहिए हो सकता है। बहू ने झूठ बुलवाया था प्रांशु से कि वो कभी बाप नहीं बन सकता है, जिसकी वजह से माधुरी को घर में इंपॉर्टेंस मिल रही थी। लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि उनकी नंद मोहिनी उनकी बात को सीढ़ियों पर खड़े होकर सुन रही थी। ओह गॉश, तो ये लोग हमारे साथ खेल खेल रहे हैं और भैया भी शामिल है। अभी बताती हूँ इन्हें। बस तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। माँ, आपने सुना क्या? ये लोग हमसे झूठ बोल रही हैं और भैया से भी बुलवा रही हैं। भैया को कोई परेशानी नहीं है। तो क्या हुआ अगर झूठ भी बोला तो? परिवार को मिलवाने के लिए ही तो इन्होंने ऐसा किया ना।
माँ क्या हो गया है आपको? सही तो कहा मैंने। अब जब इन्होंने ये किया ही है तो अब मैं इन्हें इन्हीं की जबान में समझाऊंगी, ऐसे ही थोड़ी ना। थैंक गॉड, मुझे तो 1 मिनट के लिए लगा था कि मेरी विलन माँ देवी बन गई, लेकिन आप तो आज भी वही हैं। मेरे साथ खेलोगी? अब होगा मेरा खेल शुरू। वृंदा को अब सच्चाई का पता चल गया था। एक तरफ माधुरी कमरे में झूम रही थी तो वहीं उसकी 2 पल की खुशियां वृंदा मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर रही थी। ऐसे ही अगला दिन आया और आज के दिन। माधुरी बेटा, जब सारे काम हो ही गए तो चल, क्यों ना मैं तुझे शॉपिंग के लिए ले चलूं? मुझे नहीं माँ जी, इसकी क्या जरूरत है? क्यों नहीं है, तू मेरी बहू है, जरूरत है। चल तैयार हो जा, और हाँ, किसी को बताना नहीं कि मैं तुझे अपने साथ लेकर जा रही हूँ, बस चुपके से आ जा। ठीक है। माधुरी ने कोई सवाल नहीं किया और वो तैयार होकर वृंदा के साथ मॉल में आ गई। वृंदा उसको एक महंगे मॉल में लेकर गई थी। वहां दूसरी तरफ, अरे आयुषी, तुम्हें पता है क्या भाभी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। नहीं पता भाभी, आज तो मैंने उन्हें ज्यादा देखा ही नहीं और माँ जी का भी कोई पता नहीं है। अच्छा, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। एक तरफ बहुएं माधुरी को ढूंढ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ, माँ जी ये वाली साड़ी अच्छी लग रही है, ये मैं ले लूं? हाँ मेरी बच्ची, जो अच्छा लग रहा है तू ले ले, समझ आया? मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। क्या बात है माँ जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कुछ छिपा रही हैं, मुझे बताइए। अरे बहू, बस क्या ही बताऊं, जब से मैंने तुझे अपनाया है ना, तेरी जो देवरानियां हैं उन्हें तो पता ही नहीं कि क्या हो गया। बस वो तो मुंह ही बनाती रहती, इसीलिए मैं उन्हें नहीं लाई आज, लेकिन उनका तुझसे ऐसे मुंह बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्या हुआ माँ, उन्होंने कुछ कहा है क्या? नहीं, वो क्या कहेंगी, बस यही बोल रही थी जब मैंने उन्हें बताया कि मैं तुझे शॉपिंग करवाने लेकर जा रही हूँ, कि तुझे मैं क्यों लेकर जा रही हूँ, और तू तो गरीब है, तुझे क्या जरूरत है अच्छे कपड़ों की, और तेरे ऊपर वो कपड़े जचेंगे भी नहीं, वगैरह वगैरह। क्या उन्होंने ऐसा कहा माँ जी? हाँ बहू, इसीलिए जरा सा मन उदास हो गया कि मेरी देवी जैसी बहू को भी लोग क्या समझते हैं। गरीब को कभी कोई अमीर पूरी तरह से नहीं अपना सकता है, या तो वो उसकी तरफ को तरस की नजरों से देखता है या दुश्मन की। कभी कोई अमीर गरीब को अपनी भाई या बहन की तरह नहीं मानता। अच्छा तू ऐसी बातें नहीं कर, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुझे जो कोई कुछ भी समझे या कहे, तू जानती है, और तेरी माँ यानी कि मैं भी जानती हूँ कि तू कैसी है, समझ आया? माँ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वृंदा ने बेवजह ही माधुरी की नजरों में उसकी देवरानियों को बुरा बना दिया और खुद अच्छी बन गई। कुछ देर के बाद वो शॉपिंग पर से लौटी और उसके बाद वृंदा ने चारों छोटी बहुओं को अपने कमरे में बुलाया। बहुओं शांत रहना, ये लो। ये तो नई साड़ियाँ हैं माँ जी, ये किस लिए? आज मैं माधुरी को लेकर शॉपिंग मॉल गई थी उसको शॉपिंग करवाने। मैंने तो उसको बोला था कि अपनी देवरानियों को भी बुला ले, लेकिन वो बोली कि वो तो अमीर बाप की औलाद है, पैसे में ही खेलते हुए आई हैं, तो उन्हें शॉपिंग करवाने की क्या जरूरत है। तो मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं किसी तरह छिपते हुए तुम्हारे लिए भी ये साड़ियाँ ले ही आई, उसको पता ना चले। इन्हें मैंने झूठ बोलकर लिया है कि ये मैं अपने लिए ले रही हूँ, नहीं तो वो मुझे लेने नहीं देती। सच में माँ जी, भाभी ने ऐसा किया? हाँ, लेकिन तुम मुझसे कुछ कहना नहीं, हाँ बेकार में, वरना घर में कलेश हो जाएगा। कितनी मुश्किल से हम लोग मिले हैं। वृंदा ने छोटी बहुओं का भी माधुरी की तरफ से ध्यान फेर दिया था। वो बड़ी ही चालाकी से अपना दांव खेल रही थी। उसकी बातों ने इतनी आग लगा दी थी कि 5 बहुएं रसोई में थी, लेकिन माधुरी देवरानियों से और देवरानियां माधुरी से बात नहीं कर रही थी। ऐसे कुछ दिन और गुजरे और वृंदा का मिट्टी के तेल जैसे चिंगारी लगाने का काम जारी था। ऐसे ही आज के दिन भी जब बहुएं नीचे को आईं तो उन्होंने देखा कि वृंदा अपने हाथों से माधुरी को खाना खिला रही थी। मेरी बच्ची, मेरी बहू तो सभी से ज्यादा अच्छी है। वेदांशी, अब ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है? हमें जलाने को अब हमारी इतनी बड़ी जेठानी छोटी सी बच्ची की तरह माँ जी के हाथों से खाना खा रही हैं। मैं तो रसोई में जा रही हूँ। बहुएं चिढ़कर रसोई में चली गईं। कुछ देर के बाद वृंदा रसोई में आई और हाय, मार दिया रे। माँ जी, आप भाभी को ऐसे क्यों खिला रही थी? उनके भी तो हाथ है, खा लेती खुद ही वो। अरे बस, अब मैं क्या ही कहूँ बहुओं, उसने मुझे जबरदस्ती खिलाने को बोला, तुम्हें जलाने के लिए। सच में मैं तो थक गई। हद होती है चीज की भी। ये भाभी तो अब ऐसे बर्ताव कर रही है कि जैसे ये पता नहीं यही सबसे खास है। हाँ, सबसे छोटी बहू मैं हूँ, लेकिन माँ जी ने आज तक मुझे अपने हाथ से कुछ नहीं खिलाया, और वो इतनी बड़ी बैठकर खा रही थी। बहुएं ऐसे ही बातें बनाने लगी। उन्हें सच में बुरा लग रहा था और इसी से वृंदा अपने मकसद में कामयाब हो रही थी। ऐसे 2-4 दिन और गुजरे और आज के दिन काम करते करते अचानक से हर्षिका बेहोश हो गई थी। जैसे डॉक्टर को बुलाया गया तो पता चला कि हर्षिका प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही सभी तरफ खुशी की लहर दौड़ गई।
भगवान का शुक्र है कि उन्होंने हमें वारिस मिलने की खुशी दे ही दी। अरे ये लो भाई, सभी मुंह मीठा करो। सभी से पहले मैं अपनी बहू का मुंह मीठा कराऊंगी जिसने मुझे ये खुशी दिखाई है, और फिर मैं मुंह मीठा करवाऊंगी अपने बेटे हर्ष का। आप लोग भी सभी मुंह मीठा कीजिए। बधाई हो भैया हमारे परिवार में खुशी लाने को, लेकिन नहीं गर्भवती आप थोड़े हो। कार्तिक की बात को सुनकर सभी को हंसी आ गई, सिवाय माधुरी के। उसका मन हर्षिका के मां बनने की खबर सुनकर थोड़ा सा उदास हो गया था। अरे भाभी, सभी ने मुंह मीठा कर लिया है, बस आप ही रह गई हैं मुंह मीठा करने के लिए। ये लीजिए, आप भी मिठाई खाइए। नहीं, मेरा मन नहीं है, मेरा मतलब तुम ही खाओ। अरे भाभी, माना कि आपको हमारी खुशी से कम खुशी होती है, लेकिन ये खुशी तो सभी के लिए ही बड़ी है ना। मैं आराम करना चाहती हूँ। माधुरी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद सभी हर्षिका के कमरे से चले गए और अब बस कमरे में बहुएं ही थी। नहीं सुनी ना उन्होंने हमारी बात, और नहीं खाई ना मिठाई। मैं तो जानती ही थी, जो औरत हमारे साथ ही ऐसा कर सकती है वो हमारी खुशी से क्या ही खुश होगी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि माधुरी भाभी दिल की इतनी काली होंगी। हमने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, और वो हमारी ही खुशी से जल रही हैं, हमें ही आंखें दिखा रही हैं। वो सच में बहुत ही ज्यादा बुरे दिल की औरत है। खैर, वैसे हमें क्या, आज के बाद तो मैं उनकी कोई मदद नहीं करूंगी, और ना ही मैं कोई मदद करूंगी। सभी बहुएं गुस्से में थीं, जबकि इस सब के पीछे की वजह माधुरी नहीं वृंदा थी। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजर गए और आज के दिन वृंदा की तबीयत कुछ सही नहीं थी, इसलिए वो अपनी बेटी मोहिनी के साथ अपने फैमिली डॉक्टर राजेंद्र के पास गई। बताइए वृंदा जी, कैसे आना हुआ? आज मेरे सर में बड़ा दर्द है डॉक्टर साहब, इसका कुछ इलाज कीजिए। अरे, मैं आपका पुराना डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि आपको कैसा दर्द होता है। अभी एक गोली दूंगा और आपका यह दर्द छूमंतर हो जाएगा। हाँ, ये दर्द टेंशन से है। मेरे बेटे प्रांशु को इतनी बड़ी कमी जो आई है, वैसे डॉक्टर साहब उसकी ये कमी कैसे पूरी होगी? प्रांशु की कमी? अच्छा वो, अरे उसने आपको बताया नहीं क्या? वो तो झूठी रिपोर्ट थी, बोला कि घर में सभी को डराऊंगा, बना दीजिएगा। अच्छा, तो ये उसकी चाल थी। वैसे मुझे लग तो रहा था प्रांशु ने ये अच्छा नहीं किया। वो डॉक्टर साहब, अब आप एक काम कीजिए, जो रिपोर्ट आपने प्रांशु की बनाई थी वो अब बहू की बना दीजिए। मुझे भी उसके साथ मजाक करना है। हाँ, ये कोई मजाक करने वाला टॉपिक तो नहीं है, लेकिन चलिए कोई नहीं। राजेंद्र बहू की झूठी रिपोर्ट बनाने को तैयार हो गया। वृंदा डॉक्टर के पास से आ गई घर आने के बाद। प्रांशु, मुझे लगता है कि तुझे अपनी दोबारा से जांच करवानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे में कोई कमी है। नहीं माँ, ये मेरी एक बहुत ही ज्यादा बड़ी कमजोरी है। आपको मैंने मना किया था ना कि मेरे सामने ये बात नहीं कीजिएगा। अच्छा ठीक है, अगर तुझे ठीक नहीं लगता तो तू नहीं करवा, मैं बहू का एक बार चेकअप करवाऊंगी। ठीक है माँ जी, आपको मुझे जहाँ भी लेकर जाना हो ले चलिए, मैं मना नहीं करूंगी। माधुरी जानती भी नहीं थी कि उसने किस आफत के लिए हाँ कर दी थी। ऐसे ही अगला दिन आया और वृंदा माधुरी को अपने फैमिली डॉक्टर राजेंद्र के पास ले गई। राजेंद्र ने नकली रिपोर्ट बनाई दी थी। उसने वृंदा के इशारे पर काम किया और माधुरी आंखों में आंसू लिए घर आई। माधुरी, क्या हुआ? माँ, माधुरी रो क्यों रही है? अनर्थ हो गया प्रांशु जी। अच्छा है, कुछ तो इन्हें सीख मिली। ये सच नहीं हो सकता है। तो क्या हुआ है? माँ, आप ही कुछ बता दो। बात तो ऐसी हुई है कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं। बेटा, मैंने आज बहू का चेकअप करवाया है और डॉक्टर ने बताया कि बहू के अंदर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी कमी है। मेरी बहू कभी भी माँ नहीं बन सकती है। क्या? वृंदा की बात को सुनकर सभी की आंखें फट गईं। अच्छा ही है, वैसे भी हमारी इतनी मदद करने के बावजूद हमें ही आंखें दिखा रही थी ना भाभी। अब आया स्वाद। देख प्रांशु, अब जब सब क्लियर हो ही गया है, कमी तेरे में नहीं बहू में है, तो अब मुझे ना चाहते हुए भी ये कहना पड़ रहा है तो दूसरी शादी कर ले। तू इस घर का बड़ा बेटा है, तेरा हक है इस घर को वारिस देने का। अब वक्त आ गया है प्रांशु। क्या कहा माँ? कभी माँ ना बनने तक तो ठीक था, लेकिन दूसरी शादी कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अरे देखना भैया, हाँ थोड़ी ना करेंगे। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। मैं अपनी पत्नी के चक्कर में ऐसा तो नहीं है कि अब इस घर को वारिस ही नहीं दूंगा। नहीं नहीं प्रांशु जी, ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? मैंने भी तो आपका साथ दिया था ना, इतना बड़ा सच जानने के बाद भी तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? माधुरी, मेरी पसंद, मेरा पहला प्यार तुम ही रहोगी, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया और पसंद से शादी की। लेकिन बात को समझो, मैं ऐसे ही बिना बाप बने हुए तो नहीं रह सकता हूँ ना, इसलिए अब तुम अपने दिल को समझा लो।
नहीं 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 प्रांशु जी, आप कैसे कर सकते हैं? जब आपकी कमी में मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मेरे साथ बोलिए। अब मैं तुम्हें क्या ही जवाब दूं? बेचारी माधुरी, जो सब कुछ जानकर भी बिना एक सेकंड गवाए प्रांशु के साथ रहने को राजी थी, आज जब उसके ऊपर आफत आई तो प्रांशु ने अपने दामन को झटक दिया और माधुरी को अकेला कर दिया। माधुरी टूट गई थी। वो रोते हुए कमरे में गई। देवरानियां भी ये मंजर देख रही थी। हमें कुछ करना चाहिए क्या? दूसरी शादी तो कुछ ज्यादा ही है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं भाभी? जब बड़ी भाभी ने हमारे पहले के एफर्ट को कुछ नहीं समझा तो क्या अब उनकी मदद करना हमारे लिए सही रहेगा? कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझ आया? बहुएं पीछे हट गईं क्योंकि उनकी सास ने उनके दिमागों में माधुरी के लिए नफरत पैदा कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ माधुरी का रो रोकर बुरा हाल था। क्यों क्यों भगवान, आखिर क्यों? ये सब हम औरतों को ही क्यों झेलना होता है? तूने मुझे दुख दिए, दर्द दिए, मैंने सब झेले, उसके बाद खुशी आई, वो भी अधूरी। और अब तो तू मुझसे मेरा हक भी छीन रहा है। उसको भी मुझे बांटना पड़ेगा जो बस मेरा था। पता नहीं क्यों भगवान, तुझे मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं है। माधुरी ऐसे ही रोने लगी। प्रांशु टेंशन में बाहर चला गया था। ऐसे ही अगला दिन भी आया और वृंदा ने रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। उसे एक बहुत ही ज्यादा अमीर घर की लड़की का श्रद्धा का रिश्ता मिला था, जिसके बारे में उसने प्रांशु को बताया। प्रांशु, तू आज फ्री है? हाँ माँ, बताइए। मेरी बात अभी अभी लड़की वालों से हुई है। लड़की अच्छी है, श्रद्धा नाम है, और तो और वो बहुत ज्यादा अमीर भी है, लड़की के परिवार वाले। और मैं चाहती हूँ कि आज तुम दोनों मिल लो, तो तू आज उसके साथ डेट पर चला जा, समझ आया? माँ, मैंने शादी को हाँ की है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुश हूँ। बस शादी हो जाएगी और कुछ नहीं करूँगा। मैंने कब कहा है कि तू उसके साथ बिल्कुल असली की ही डेट पर जा? बस ऐसे उसको घुमा फिरा देना और अच्छी अच्छी बातें कर देना। ये रिश्ता हाथ से जाना नहीं चाहिए। वो लड़की ना सोने की चिड़िया है, चिड़िया, समझ आया? ठीक है माँ, बस आपके कहने पर ही मैं चला जाऊंगा। आप उस लड़की के साथ डेट पर जाएंगे? नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। माधुरी, तुम बीच में मत बोलो। तुम बस जज्बातों से सोच रही हो, जबकि मैं दिमाग से काम ले रहा हूँ। समझ आया? ठीक है। माधुरी उसको देखकर रो रही थी, लेकिन वो उसको रोक नहीं पा रही थी। प्रांशु श्रद्धा को डेट करने को चला गया और माधुरी रोते हुए अपने कमरे को चली गई। कुछ ही देर के बाद प्रांशु श्रद्धा के घर पहुंच गया, जहां वो उसका इंतजार कर रही थी। प्रांशु, राइट? हाँ, मेरी माँ ने मुझे भेजा है, चलो। ये बाइक तो बड़ी ही चीप लग रही है। मेरे बाबा के नौकर भी इससे महंगी बाइक चलाते हैं। मैंने पूछा तुमसे, चलो बैठ जाओ। प्रांशु ऐसे बोलकर चला गया। उसने श्रद्धा को भी बिठाया हुआ था। प्रांशु के साथ श्रद्धा एक गार्डन में आ गई। ये गार्डन गरीबों का ही लग रहा है। एनीवेज, मुझे आइसक्रीम खानी है। फाइन, मैं लाता हूँ, तुम यहीं बैठो। प्रांशु आइसक्रीम लेने को चला गया। कुछ देर के बाद वो आइसक्रीम लेकर आ गया और ये लो। ये फ्लेवर तो मुझे पसंद भी नहीं है, जाओ बदल कर लाओ। यही यहाँ मिल रही थी तो मैं यही ले आया, अब यही ले लो। गॉश, उप्स, ये गिर गया। ठीक है, मैं उठा रहा हूँ। ये लो, जरा मेरे जूते भी साफ कर दो। ठीक है, लो, हो गया। प्रांशु श्रद्धा की बातों को बस किसी तरह से बर्दाश्त कर रहा था। उसने उसके साथ बैठकर आइसक्रीम खाई, जिसके बाद श्रद्धा को गार्डन में कोई दिखाई दिया और वो बौखला गई। अरे नहीं, यहाँ पर अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे घुटन हो रही है। चलो प्रांशु, कुछ खाते हैं, मुझे भूख लगी है। अच्छा ठीक है। प्रांशु की बात को सुनकर श्रद्धा की जान में जान आई और वो उसको एक महंगे रेस्टोरेंट में ले गया, जहां प्रांशु को श्रद्धा ने खूब ही खर्चा करवा दिया। इसने तो मेरी सारी जेब खाली करवा दी। खैर, जो भी है। खाना बस ठीक ठाक है, वैसा नहीं है जैसा मेरे बाबा मुझे खिलवाते हैं। ये तो खाना बस 3 स्टार के लायक है। श्रद्धा ने ऐसे ही कमेंट करते हुए खाना खाया, जिसके बाद उसको रेस्टोरेंट में भी कोई दिखाई दिया और वो वहां से भी आ गई। जैसे ही अब प्रांशु श्रद्धा को उसके घर ही छोड़ रहा था कि तभी उसने बाइक रुकवा दी। बस बस, यहीं छोड़ दो मुझे, यहीं छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। श्रद्धा की बात प्रांशु को समझ तो नहीं आई, लेकिन उसने उसको बाहर ही छोड़ दिया, जिसके आगे से श्रद्धा चली गई। प्रांशु को श्रद्धा जरा भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन इससे पहले वो वृंदा को कुछ भी बताता, दोनों परिवारों के बीच शादी की बात पक्की हो गई। जल्दी की ही शादी के दिन की तारीख रखी गई थी। कुछ ही दिनों के बाद शादी की रस्में शुरू हो गई थी और आज प्रांशु का हल्दी का दिन था। भाभी, वैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आज प्रांशु भाई साहब की हल्दी और माधुरी भाभी पूरी टूट गई हैं। उन्हें देखो तो सही, सब खत्म हो गया। बेचारी माधुरी टूटे हुए दिल के साथ में अपने ही पति की हल्दी में सजावट कर रही थी। उसे कायरा और आयुषी देख रही थी।
अभी वो सजावट कर ही रही थी कि तभी माधुरी को चक्कर आ गया और वो चक्कर खाकर गिर गई। भाभी, माँ भैया देखो, भाभी को चक्कर आ गया। एकदम ही पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। प्रांशु ने माधुरी को उठाया और उसके पानी का छींटा मारा। कुछ ही देर के बाद माधुरी को होश आया और मुझे क्या हो गया था? तुम ठीक तो हो माधुरी? हाँ प्रांशु जी, मैं ठीक हूँ। माधुरी का दिल दर्द में था। वो कमरे में ही रही और प्रांशु को हल्दी लग गई। ऐसे ही अगले दिन आज प्रांशु की मेहंदी थी। सभी मेहंदी लगवा रही थी। वेदांशी, मुझे तो भाभी की हालत बड़ी खराब लग रही है। वो कल बेहोश भी हो गई थी। सच में वो बहुत ही ज्यादा दर्द में है। सही कहा भाभी आपने, हमें भाभी की मदद करनी चाहिए। अब देवरानियों को माधुरी का दर्द महसूस हो रहा था। वो उसकी मदद करना चाहती थी लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही बारात का दिन भी आया। सभी तैयारी हो रहे थे कि तभी फिर से माधुरी बेहोश हो गई। इस बार माधुरी को होश तो आ गया लेकिन अब देवरानियों ने उसको नहीं छोड़ा। आपको होश तो आ गया भाभी, लेकिन हम आपको ऐसे नहीं रहने देंगे। चलो डॉक्टर के यहाँ चलो। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? और वैसे भी अब तो बारात चली जाएगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बेकार की बातें नहीं कीजिए। आपको आज हमारे साथ चलना है तो बस चलना है। बहुएं माधुरी को डॉक्टर के यहाँ ले गईं। उधर बारात भी निकल गई थी। माधुरी गर्भवती है और इसी वजह से उसे ये चक्कर आ रहे हैं। क्या भाभी गर्भवती है? लेकिन सभी को बताया गया था कि माधुरी कभी गर्भवती नहीं हो सकती है, लेकिन माधुरी गर्भवती थी। यह सुनते ही बहुओं को अपनी सास की चाल समझ आ गई और वो रिपोर्ट्स लेकर शादी की जगह पहुंच गई। अभी प्रांशु फेरे ले रहा था कि तभी रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती है। हाँ, ये शादी नहीं होगी। सभी रुक गए। अरे नहीं, ये तीनों। श्रद्धा, तुमने तो मेरे साथ जीने मरने की कसम खाई थी ना, तो फिर क्या कहा? लेकिन श्रद्धा तो मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे अबे सालो, वो मेरी है। श्रद्धा तो किसी काबिल नहीं है। श्रद्धा को उसके माँ बाप ले गए। अब बस मंडप में प्रांशु था। भैया, आपको लगता था ना कि आपकी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती है? वो आपकी माँ की चाल थी, आपको अलग करने की। भाभी प्रेग्नेंट है, ये देखो रिपोर्ट, और डॉक्टर राजेंद्र ने हमें सब बता दिया है। हर्षिका की बात को सुनकर सभी चौंक गए और प्रांशु तो रोते हुए घुटनों पर ही बैठ गया था। मैं बता नहीं सकता हूँ कि आज मैं कितना ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? माँ, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मेरा मुंह नहीं है कि मैं माधुरी से कुछ कहूँ, लेकिन अब मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ नहीं रहूंगा। आपने जो किया गलत किया। आज तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं माफी भी मांगने के लायक हूँ, लेकिन बहू मुझे माफ कर दे। ले जा प्रांशु, तुझे इसको जहाँ भी लेकर जाना है जा। प्रांशु और माधुरी के जाने से पहले चारों देवरानियां माधुरी के पास आती हैं। भाभी, हमें माफ कर दीजिए। हम आपकी सच्चाई पहचान नहीं पाए और दूसरों की बातों में आकर आपसे दूर हो गए। आपने हमेशा हमें छोटी बहनों की तरह प्यार दिया, लेकिन हम आपका साथ अच्छे से नहीं दे सके। आज हमें समझ आया है कि रिश्ते पैसे या हैसियत से नहीं, बल्कि दिल से बनते हैं। आप सिर्फ हमारी जेठानी नहीं, हमारी बड़ी बहन है। चाहे आप कहीं भी रहे, हमारा रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहेगा। तुम चारों ने भी मेरे जीवन में खुशियां लाने का काम किया है। जो बीत गया उसे भूल जाते हैं। दोस्तों, देखा आपने अपनी ही माँ के जहर घोलने से कैसे आज पूरा परिवार बिखर गया। यही होता है जब घर के बड़े ही घर को तोड़ने का काम करें। आखिरकार सबको हकीकत पता चल ही गई थी। इसके बाद माधुरी और प्रांशु हमेशा के लिए वहां से चले गए और बाकी चारों देवरानियां सास के साथ ही रहने लगी।